जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आवाज़ आ रही होगी अब लोगों को। एनीवेज़ जो कल बात हमने की थी, मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूँ क्विकली और फिर उससे आगे चलते हैं। कल हमने पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड पता की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत। ये एक स्केच था जो आपसे शेयर भी हुआ। क्या ज़रूरत थी इस हवाले से बात होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया। बट लेटर ऑन हमने ये बात की कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट दो तरह से प्राइमरीली की जाती है। या तो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है या वेरिएबल कॉस्ट होती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एक्टिविटी लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसके साथ चेंज होती है। इफ एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो कॉस्ट अगर चेंज हो जाती है तो ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एंड द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन ज़्यादा करें कम करें, अगर वो कॉस्ट सेम रहती है कांस्टेंट रहती है तो ऐसी कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट का नाम दिया जाता है। कल कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपके सामने रखी थी। उन एग्जांपल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी कि डायरेक्ट मटेरियल जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। हमने लॉजिकली समझने की कोशिश की क्यों कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल होगा, कम करेंगे तो कम होगा। इसी तरह वर्कर को जो पैसे दिए जा रहे हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें बनवाएंगे तो ज़्यादा लेबर को पेमेंट करना पड़ेगी, कम बनवाएंगे तो कम पे करना पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स किसी एक एक्सपेंस का नाम नहीं है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस नेचर वाइज ऐसे भी हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते, और कुछ एक्सपेंसेस नेचर वाइज ऐसे भी हैं कि जो चेंज होते हैं। और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर चेंज हो तो वो एक्सपेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कुछ मिसालें अभी लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं कि फैक्ट्री रेंट है, ये कांस्टेंट रहता है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए कम हो जाए रेंट उतने का उतना रहना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा मशीनें चलेंगी, ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हुई थी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा यूटिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और अकॉर्डिंगली हमें एक्सपेंस भी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। सुपरवाइज़र की सैलरी है जो प्रोडक्शन को सुपरवाइज कर रहा है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, उसको कांस्टेंट सैलरी उतनी ही देते रहेंगे। और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। हमने यहाँ पे अब एग्जांपल्स की मदद से ये बताने की कोशिश की कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो वेरिएबल होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह बात हुई थी सेलिंग एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि सेलिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो चेंज होते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर सेल्समैन को हम कमीशन पे कर रहे हैं तो उसकी कमीशन का एनएसआर सेल्स पे है, ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा कमीशन देंगे, कम होगी तो कम कमीशन देंगे। लेकिन अगर सेल शोरूम जो है वो हमने रेंटेड बिल्डिंग में बनाया हुआ है तो डिस्प्ले सेंटर रेंटेड बिल्डिंग में उसका रेंट हमें कॉन्स्टेंटली उतना ही देना पड़ेगा, सेल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। अगर सेल्समैन को हमने सैलरी बेसिस पे हायर किया हुआ है कि कस्टमर किसी भी वजह से अगर नहीं आ रहे तो वो कॉन्स्टेंटली हमसे वो सैलरी विड्रॉ करता रहेगा। एडवर्टीज़मेंट जैसे बिल बोर्ड्स लगते हैं, न्यूज़पेपर या टेलीविज़न जो मीडिया है इसके अंदर कमर्शियल्स चलते हैं, ऐड चलते हैं, उनके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं फॉर द स्पेस एक्वायर्ड इन द न्यूज़पेपर, फॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑन द बिल बोर्ड्स, उसका रेंट होता है। और इसी तरीके से हम पे करते हैं एक्सपेंसेस जो हम एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं ऑन द टीवी चैनल्स। तो अगर वो एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे पे कर रहे हैं तो वो पैसे ज़्यादा या कम नहीं होते रहते, वो कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते, बिकॉज आपने मीन सेल ज़्यादा या कम होने से वो पैसे चेंज नहीं होते। ये कुछ मिसालें थी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की भी हमने कल बात की थी। वेल मैं दोबारा बोल देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अगर हमने जो अकाउंटेंट हायर किया हुआ है उसका काम सेल्स को प्रमोट करना नहीं है, उसका काम मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट लेना नहीं है, लेकिन वो पैसे हमसे ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए ज़्यादा सेल हो जाए सैलरी ज़्यादा हो जाती है अकाउंटेंट की, ऐसा नहीं है।
कॉन्स्टेंटली उतने ही पैसे मिल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली अगर उतने ही पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टेंट रहेगी, कॉस्ट चेंज नहीं होगी, और अगर चेंज नहीं होगी तो फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे भी यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस होता है। बिजली अगर समर टाइम की बात करें तो शायद ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो ज़्यादा बिजली का बिल पे करना पड़ता है, अगर विंटर टाइम की बात करें तो शायद कम बिल पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर भी कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। ये जो बिहेवियर ऑफ कॉस्ट है इसके हवाले से कल कुछ स्लाइड्स भी आपसे शेयर हुई थी, तो वहीं से हम थोड़ा सा इसको लिंक करते हैं और बात को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। जो बात आपको वहाँ पे बयान की गई वो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कुछ यूँ होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ज़्यादा और कम करने से कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन एज अ होल, एज अ टोटल, यानी अगर आप एक यूनिट बना रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल हमारा 5,000 रुपये का लगता है, 2 बनाएंगे तो 10,000 का लगेगा, 3 बनाएंगे तो 15,000 का लगेगा, 4 बनाएंगे तो 20,000 का लगेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टोटल मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो कांस्टेंट है। मसलन अगर एक यूनिट बनाते हैं तो 5,000 का मटेरियल लगता है, टोटल मटेरियल कॉस्ट 5,000 है और एक यूनिट के लिए भी 5,000 है। अगर 2 बनाते हैं तो 10,000 रुपये का मटेरियल लगेगा, टोटल 10,000 है लेकिन 2 यूनिट्स की है। अगर पर यूनिट निकालेंगे तो फिर 5 का 5,000 निकलेगा 2 से डिवाइड करके। 3 यूनिट्स बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट तो 15,000 है मटेरियल की, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट अगेन 5,000 है। सो वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर के बारे में अगर आपने उस स्लाइड्स को या चैप्टर को गो थ्रू किया है तो यू विल सी कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट कांस्टेंट वेरी करती है, लेकिन वेरी करती है एज अ होल, एज अ टोटल। टोटल में चेंज आता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा, कम होने से कम हो जाती है, बट वो पर यूनिट उतने की उतनी रहती है, उस पर यूनिट कॉस्ट के अंदर चेंज नहीं आता। बट एज फार एज फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसर्न, ये एज अ होल कांस्टेंट रहती है, एज अ टोटल कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट चेंज आ जाता है उसमें। कैसे कि हम बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, 10,000 रुपये रेंट है हमारा, हम कुछ भी नहीं बना रहे तो भी रेंट देना पड़ रहा है हमें। हम एक यूनिट बनाते हैं तो रेंट देना पड़ता है 10,000, 2 बनाएंगे तो भी रेंट 10,000 ही रहना है, 3 बनाएंगे तो भी 10,000, 4 बनाएंगे तो भी 10,000। बट अगर हम पर यूनिट रेंट कॉस्ट की बात करेंगे तो एक यूनिट की जो रेंट कॉस्ट है, अगर एक यूनिट बना रहे थे तो वो 10,000 थी, लेकिन अगर 2 बना रहे थे तो 2 से डिवाइड करेंगे उस 10,000 को तो वो 5,000 हो जाएगी। 3 बना रहे थे तो 3 से डिवाइड करेंगे वो 3,333.33 बन जाएगी। 4 बना रहे हैं तो 10,000 तो टोटल में रहेगी, लेकिन अगर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट जो है वो 2,500 हो जाएगी। सो बिहेवियर ये हमें गाइड कर रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एज अ होल वेरी करती है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट एज अ होल कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती। बट जो पर यूनिट बिहेवियर है इनका, वो वेरिएबल कॉस्ट का ये है कि वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज होती जाती है पर यूनिट, बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम कहते हैं गेन होगी, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। क्वेश्चन इज दिस कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है का मतलब क्या है कि फॉर एवर फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है? तो जवाब नहीं में है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। लाइक जैसे अभी हम वो बिल्डिंग रेंट की बात कर रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, उस बिल्डिंग की एक स्पेस होगी, एक एरिया होगा, वो एरिया अगर हमारी प्रोडक्शन नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो हम उसी के ज़रिए से काम चला रहे हैं, उतनी ही जगह से काम चला रहे हैं। लेकिन अगर लेटर ऑन हमें प्रोडक्शन वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है, हमें एक और मशीन लेनी पड़ती है, और अगर हमें एक और मशीन लेनी पड़ती है, उस और मशीन लेने को लेके लगाने के लिए हमें और जगह चाहिए। अगर हमें और जगह चाहिए तो और जगह का रेंट भी देना पड़ेगा,
अगर और जगह का रेंट देना पड़ेगा तो इसका मतलब रेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब वो रेंट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है लेकिन एक रेंज के अंदर, उसे हम रेलेवेंट रेंज का नाम देते हैं कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट बट विद इन अ रेलेवेंट रेंज। मैं आपके सामने जी, अगर हम ग्राफ बनाते हैं लाइक फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, अभी मैं वैसे आपको ग्राफ ऐसे भी शो कर देता हूँ, और फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जी वैसे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस है और जी ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। अगर आप समझें, हम यहाँ पे इस साइड पे जो वाई एक्सिस है, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट को मेजर करते हैं और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करें, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ज़्यादा और कम करने से कम हो जाती है, तो वो कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। लेकिन अगर हम ड्रॉ करें फिक्स कॉस्ट का कर्व, तो फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है जी, जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है वो ज़ीरो प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी ज़ीरो प्रोडक्शन करें या कुछ ना प्रोड्यूस करें, 1 यूनिट बनाएं, 2 बनाएं, ये कर्व कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो ये जो कर्व इस तरह से मूव कर रहा है, ये टेक्निकली हमारी फिक्स कॉस्ट का कर्व है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये कर्व इसी तरह से चल रहा है। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जैसे जैसे आप राइट साइड पर मूव करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर ये है कि वो वॉल्यूम ज़्यादा या कम होने से उसमें चेंज नहीं आता। मैं आपके सामने एक और ग्राफ बना रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये कह रहे हैं कि कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कॉस्ट फॉर एवर कॉन्स्टेंट रहती है? फ़िक्स कॉस्ट की मैं बात बता रहा हूँ। फ़िक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती ज़रूर है, लेकिन एक रेलेवेंट रेंज के अंदर ये बात की जा रही है। जी, अगर फ़िक्स कॉस्ट की बात करें और हमारे यहाँ पे इंटरवल्स होते हैं जो इक्वल इंटरवल्स हैं, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ कि 1000 यूनिट्स का ये इंटरवल है पहला, कि 1000 यूनिट्स का ये मैंने मार्क लगाया है। ये जो पहले वाला है, फिर ये दूसरे वाला 2000 यूनिट्स का है एंड सो ऑन, फिर आगे 3000 का है। तो अगर हम बात करें कि हमारी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो विद इन रेलेवेंट रेंज, यानी हमारे पास एक मशीनरी मौजूद है, उसके नतीजे में हमारी कॉस्ट इन 1000 यूनिट्स तक तो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम 1000 से एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहेंगे, हमें एक और मशीन लेनी पड़ेगी, एक और मशीन लेंगे, और जगह लेनी पड़ेगी, और जगह लेंगे, तो हमें और कॉस्ट भी फेस करना पड़ेगी। तो कॉस्ट हमारी वंस जंप करेगी और जंप करने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी अगली इस 2000 यूनिट्स तक। अगर फिर प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर हमें और मशीन और जगह चाहिए, ये कॉस्ट फिर जंप करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ये जो बात अभी आपके सामने शो की जा रही है, ये बात हमें हाईलाइट कर रही है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इन रेंजेस के दरमियान, यानी 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, तो ये जिन रेंजेस के दरमियान कांस्टेंट रह रही है, इसे हम रेलेवेंट रेंज कहते हैं। तो जब जनरली हम बात करते हैं कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, एज अ होल चेंज नहीं होती, तो इसको हम लिमिट करते हैं कि ये चेंज होती है, लेकिन आफ्टर द रेलेवेंट रेंज हैज़ एक्सपायर्ड, रेलेवेंट रेंज के अंदर वो कांस्टेंट रहती है। तो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर प्रेयर फॉर 5 मिनट्स, 5-7 मिनट की नमाज ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, शायद आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही थी। मैं दोबारा वो बात जो भी कर रहा था वो दोबारा बोल देता हूँ। ये कुछ जी जी, तो जो बात कह रहा था वो ये था कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, बट विद इन रेलेवेंट रेंज कांस्टेंट रहती है। रेलेवेंट रेंज ये है, यानी इस 0 से 1000 तक ये कांस्टेंट रहेगी, फिर 1001 से 2000 तक ये कांस्टेंट रहेगी, फिर जंप करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो बिहेवियर है फिक्स कॉस्ट का, इसे स्टेप फिक्स कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेप्स बने आपको नज़र आ रही हैं, यानी इसके बाद ये अगेन जंप करेगी और फिर इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाया जाता है। इस और वेरिएबल कॉस्ट में फंडामेंटल डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेप फिक्स कॉस्ट की, तो वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन विद इन रेलेवेंट रेंज कांस्टेंट रहती है। बियॉन्ड दैट रेंज उसमें चेंज आता है। चेंज आने का मतलब कि हर रेंज के बाद हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो जवाब नहीं है, एट वंस वो जंप करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ये बिहेवियर जो है ये कहला रहा है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये कुछ स्लाइड्स के ज़रिए भी यही बातें लास्ट डे आपसे आपके साथ शेयर हुई थी। आई डोंट नो क्या आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़ लेते तो शायद आपके लिए आसान हो जाता, बट एनीवेज मैं यहाँ पे उन चीज़ों को आपके सामने फिर भी रिपीट कर देता हूँ, और फिर जो हमारा मेन इशू है उसकी तरफ चलेंगे। जो कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस की बात हो रही है कि कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो चेंज होती हैं और कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो कि चेंज नहीं होती। ये हेल्पफुल होती हैं डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए। वो कौन से डिसीजंस हैं वही हम आज बात करेंगे। और ये तमाम बिजनेसेस और तमाम तरह की एंटिटीज़, इधर वो मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, तमाम में इसी तरह का बिहेवियर होता है कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एक्टिविटी लेवल के साथ जो चेंज होती है, ये जैसे कुछ एग्जांपल्स आगे लिखी हुई थी। जी, वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरीज इन टोटल, अभी बात हुई थी, ये इन टोटल चेंज होती है डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। वेरिएबल कॉस्ट लास्ट वाला पॉइंट देखें, दैट रिमेन्स सेम पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, जैसे मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया था। टैबलेट कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड बॉटम पे लिखा हुआ है वाई एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे कॉस्ट लिखा हुआ है, और ये कर्व ड्रॉ किया गया है कि अगर ज़ीरो प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट बनाते जाएंगे तो कॉस्ट अपवर्ड मूव करती जाएगी। इसी तरीके से ये फिक्स कॉस्ट का कर्व भी बनाया जाता है। तो यानी ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है कि ये पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, 10 रुपये ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है दैट रिमेन सेम इन टोटल, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट टोटल का कर्व बनाएंगे तो ये हमारे सामने स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर हम पर यूनिट का कर्व बनाएंगे तो इस तरह से ड्रॉप होता जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी। ये टोटल फिक्स कॉस्ट और उसका कर्व है। लेकिन फिर इसके अलावा एक तीसरी तरह की कॉस्ट भी हमारे सामने आती है जिसे हम मिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं। यानी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, और इसके अलावा एक कॉस्ट है जिसे हम मिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं। मिक्स्ड का मतलब जिसमें पार्टली वेरिएबल कॉस्ट है और पार्टली फिक्स्ड कॉस्ट है। इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, इसे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, इसे मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ये रेलेवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये जो स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एनीवेज, मिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है कि वो कॉस्ट जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी उसका कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड होता है और कुछ कंपोनेंट वेरिएबल होता है। अगर आप में से कुछ लोग लैंडलाइन कनेक्शंस होते हैं, जैसे आजकल बड़े कम लोग बहरहाल उसको यूज़ करते हैं, मोबाइल्स का दौर है, बट एनीवेज जैसे PTCL या हमारे यहाँ चूँकि एक ही लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है पब्लिक, एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर NTC नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है
वो सर्विसेज देती है, बट एनी वेज अगर आप वो टेलीफोन लाइन जो है, जैसे लैंडलाइन आप कहते हैं, अगर आप उसका बिल देखें तो उस बिल के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसमें लाइन रेंट होता है और दूसरा उसमें कॉल चार्जेस होते हैं कि अगर आप ज़्यादा या कम कॉल्स करें तो आपका टोटल बिल बढ़ जाएगा ड्यू टू कॉल चार्जेस, कि कॉल चार्जेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप बात करें विद रिस्पेक्ट टू वो लाइन रेंट, तो वो चाहे आपका फ़ोन डेड ही क्यों ना पड़ा हो ड्यू टू एनी रीज़न, आपको कोई कॉल रिसीव ना करें या कोई कॉल थ्रू ना करें, तो इवन देन आपको मंथ एंड पे लाइन रेंट पे करना पड़ेगा। ये इसी तरह से पोस्ट पेड कनेक्शन जैसे होते हैं डिफरेंट सेलुलर कंपनीज के, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ है कि एक फ़िक्स चार्ज है जिसे हम लाइन रेंट कहते हैं, और दूसरा चार्ज उसके अंदर कॉल चार्जेस का है। जितनी ज़्यादा कॉल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा उस बिल के अंदर भी इफ़ेक्ट आता जाएगा, बिल उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है ये चेंज होती है, इसका जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होता है, और जो फिक्स वाला कंपोनेंट है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इसको और मिसालें लेना चाहें तो जैसे हमारे यहाँ समटाइम्स सेल्स कमीशन, जैसे अभी बात हुई थी सेल्समैन की कमीशन, अगर आपने सेल्समैन कमीशन पे हायर किया हुआ है तो ज़्यादा सेल करेगा तो ज़्यादा कमीशन देनी पड़ेगी, कम करेगा तो कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सैलरी पे हायर किया हुआ है तो वो ज़्यादा सेल करे या कम करे आपको उतनी ही फिक्स्ड कमीशन देना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सेल्समैन के साथ एग्रीमेंट ये किया हुआ है कि एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी और ओवर एंड अबव जितनी ज़्यादा वो सेल करेगा उसी हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा, तो उसको जो टोटल रिम्यूनरेशन मिल रहा है उसके अंदर दोनों कंपोनेंट शामिल हैं। ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट शामिल हों, नहीं नाम टाइटल एक्सपेंस टाइटल एक ही है लेकिन उसके अंदर जो नेचर है, सब ने जो कंपोनेंट्स है उसके उसके अंदर एक फिक्स्ड कंपोनेंट है और एक वेरिएबल कंपोनेंट है। ऐसी कॉस्ट को मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, सेमी फिक्स कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें इस कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब जैसे ये एक मिसाल आपके सामने लिखी हुई है, आपको इसमें से ट्रेस करना है प्राइमरीली कौन सी कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट है और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट लिखा है 10,000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल देखें ज़रा, वो डेफिनेशन याद कर लें। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो एज अ होल टोटल में तो चेंज होती है लेकिन पर यूनिट चेंज नहीं आता। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल 20,000 का लग रहा है, 20,000 यूनिट बनाएंगे तो 40,000 का लग रहा है। इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस चीज़ के अंदर अगर आप अंडरस्टैंड करें तो पर यूनिट कितनी है कॉस्ट आपकी। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2, 40,000 डिवाइडेड बाय 10 20 करेंगे तो 2। तो ये प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप मेंटेनेंस कॉस्ट को देखें, मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो 8,000 है, 20,000 यूनिट बना रहे हैं तो 10,000 है। आपने बताना है अगर तो ये वो प्रोपोर्शनेटली उतनी ही चेंज हो रही है, यानी 10,000 से 20,000 यूनिट्स पे गए हैं तो मटेरियल 20 से 40 पे, यानी यूनिट्स डबल हुए हैं तो कॉस्ट भी डबल हो गई है। अगर तो ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब ये आपकी प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर इस तरह नहीं, प्रोपोर्शनेटली कुछ हिस्सा उसका वेरी कर रहा है तो ऐसी सूरत हाल में आप उसको, अगर चेंज आ ही नहीं रहा तो फिक्स कॉस्ट है। जैसे लास्ट वाली है 6,000 कॉस्ट थी रेंट की, फिर 6,000 कॉस्ट है तो ये फिक्स कॉस्ट है। जैसे डेप्रीसिएशन है 4,000 कॉस्ट थी और फिर 4,000 कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को देखें तो 20,000 से 40, 17 से 34, डबल प्रोडक्शन डबल कॉस्ट, तो इसका मतलब ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल भी है 1 से 2,000 रुपये चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूटिलिटीज़ को देखें और इसके अलावा मेंटेनेंस को देखें तो ये प्रोडक्शन के डबल होने से कॉस्ट डबल नहीं हो रही, चेंज आ ज़रूर रहा है लेकिन कुछ पार्ट उसका चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स्ड है। जैसे बिजली के बिल की बात हो रही है या टेलीफोन चार्जेस की बात हो रही है, उसमें एक कंपोनेंट फिक्स होगा। आप कुछ ना भी करें तो भी आपको कुछ ना कुछ तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम से कम ही क्यों ना हो रही हो, ज़ीरो भी क्यों ना हो रही हो। दफ्तर में लोग आके बैठेंगे, फैक्ट्री में वर्कर्स आएंगे, ड्यू टू एनी रीज़न मटेरियल शॉर्टेज था, प्रोडक्शन नहीं कर सके, लेकिन बिजली तो इस्तेमाल फिर भी हो रही है, लोग बैठे हुए हैं। मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं आप, प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, जैसे घर खाली भी पड़ा हो तो अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे उसकी, वो ख़राब से ख़राब होता जाएगा।
लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मेंटेनेंस होगी। तो ये जो दोनों कॉस्ट हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट और यहाँ पे जैसे यूटिलिटीज़ लिखा हुआ है, इनकी अमाउंट हमें ये गाइड कर रही है, नेचर गाइड कर रही है कि ये हमारी मिक्स्ड कॉस्ट हैं। ये सारी बातें यहाँ पे भी एक्सप्लेन की जा रही हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों उस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं कि कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रही है। और जो कॉस्ट चेंज नहीं हो रही विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, उसको अगर आप देखें तो वो डेप्रिसिएशन है, वो रेंट है। और इसी तरह से ये मिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने नज़र आ रही है जो कि पार्टली चेंज हो रही है। बहरहाल ये यहाँ तक बात छोड़ते हैं और मैं आपको उस चीज़ की तरफ लेके चलता हूँ जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है। जी यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल किए हुए हैं। ये आप लोगों की हरकतों की वजह से इनफैक्ट वो सारा काम मैनेजमेंट ने बंद किया है, हैंड रेस का ऑप्शन। आप सवाल लिख लें, मैं देख लूँगा और उसका जवाब दे दूँगा, बट ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। कोमल का सवाल है मिक्स कॉस्ट की सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। तो मिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर पार्टली वेरिएबल और पार्टली फिक्स कॉस्ट है। जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि आप मोबाइल फ़ोन के पोस्ट पेड कनेक्शन को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको देखें, उसको एक लाइन रेंट पे करना पड़ता है और एक उसको पे करना पड़ता है अलॉन्ग विद दैट कॉल चार्जेस। तो बिल तो एक ही आता है, हम उसको टेलीफोन बिल ही कहेंगे, बट ये मुश्किल काम होगा अगर हम उसको उस तरह से अलहदा कर सकें। जी रेज हैंड वाला सवाल पूछा गया, आई टोल्ड यू जी क्यों बंद किया गया ऑप्शन। जी मिक्स कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया। ये जो MCQ नंबर 7 है 17 है जी, मैं उसको देख के बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने जो कोर चीज़ है उस चीज़ पे आपको लेके चल रहा हूँ जी। जी अब यही बात हमने कल की थी, मैंने वो यहाँ पे लिख दी है कि अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा जी वेरिएबल कॉस्ट है, प्योरली ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ज़्यादा और कम करने से कम हो जाती है। डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट है प्योरली, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कोई एक एक्सपेंस का नाम नहीं है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। उन एक्सपेंसेस में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि वेरिएबल हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि फिक्स्ड हैं। तो वेरिएबल और फिक्स दोनों तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस में से भी कुछ ऐसे हैं जो वेरिएबल इन नेचर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो फिक्स्ड इन नेचर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर से भी कुछ वेरिएबल इन नेचर हैं और फिक्स्ड इन नेचर हैं। मैं फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आगे अभी है उसको आप जी उसको अभी आप भूल जाएं, ये क्या बना हुआ है हम इस पर बात करते हैं। चल जी ज़रा ये गौर करिएगा कि सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट होती है, ये कल हमने बात कर ली थी। मैं अब दोबारा उसी चीज़ पे आपको ले जाता हूँ। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखते हैं तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कल कैलकुलेट की थी। जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कल कैलकुलेट की, हमारी मिसाल हमारे सामने है। हमने कहा था जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है, डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, इन तीनों से मिल के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। और इसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंचते हैं, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री प्लस माइनस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कल भी एक बात हुई कि एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कोई वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है, कोई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं है, वैसे बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर होगी, जितनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी ज़ीरो है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी ज़ीरो है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। अगर हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी साल के शुरू पे कुछ नहीं पड़ी हुई और साल के एंड पे भी कुछ नहीं पड़ी हुई, तो 1,20,000 ही हमारा फिर आंसर है। इसका मतलब हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसका मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई वर्क इन प्रोसेस या कोई
जो फिनिश गुड्स है उसकी इन्वेंट्री नहीं हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन 3 चीज़ों से मिलके बनी है, डायरेक्ट मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और कोई वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है। वैसी सूरत हाल के अंदर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इन 3 चीज़ों से मिल के बनेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम बात कर लें, मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट्स लिख देता हूँ। लाइक आसानी के लिए 1000 है, 2000 की डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में से जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो 2000 है और जो फिक्स कंपोनेंट है वो 1000 है। तो सपोज कर लेते हैं तो हमारे पास 1000, 2000, 2000 और 1000 इन सबको ऐड करेंगे तो 6000 बनता है, यानी 6000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अज्यूमिंग दैट इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स वाला दोनों, इन दोनों इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसे नाम दिया जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है, कोई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अगर फर्ज कर लें 10,000 की हमारी सेल है, 6,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 4,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो 500 का है, जो फिक्स वाला कंपोनेंट है वो 100 का है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर वेरिएबल वाला कंपोनेंट 300 का है और फिक्स वाला 200 का है। तो ये टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस 600 के हैं, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 500 के हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 1100 का है और हमारा प्रॉफिट 2900 रुपये का है। ये वो कन्वेंशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आप बनाते रहें। लेकिन अब एक नए तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा आपके सामने। ये नया तरीका क्यों ईजाद किया जा रहा है ये अभी हम करेंगे तो हमें समझ आएगा। देखें यहाँ पे एक और तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, और सेल्स में से पहले लिखा गया है कि माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट। रिजल्ट का नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये क्या है ये हमें नहीं पता, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद इसमें से लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, यही यही वाला सारा डेटा जो अभी हम बात कर रहे थे हम उसी को लेके चलेंगे। जी मैं वैल्यूज़ दोबारा ज़रा यहाँ पे मेंशन कर दूँ। जी फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहे हैं 6000, इसके अंदर क्या कुछ शामिल है। मैं ज़रा उसको यही वैल्यूज़ दो जगह पे लिख के उसको मैं जी पहले ये पहले वाले तरीके के लिए मैं एक कलर से कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 6000 बनी है ये कैसे बनी है 6000, इसमें क्या कुछ शामिल है, इसमें मटेरियल शामिल है। जी मैं ये कलर कर देता हूँ। इसमें लेबर शामिल है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला भी और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वाला भी शामिल है। उसके बाद जो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स अगर वही लिख ली जाए, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हम ये जितनी भी कॉस्ट हैं इसमें जो नेचर वाइज हमारी वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ पहले वो वहाँ पे जाके लिखेंगे। तो कौन कौन सी नेचर वाइज हमारी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें, जी इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं। तो यानी 1000, 2, 3 और 2 5000
5,500 और 5,800 300 ऐड करने के बाद तो हमारे सेल ये जो वेरिएबल कॉस्ट है आउट ऑफ दैट कॉस्ट वही सारा डेटा जो पहले हमने यहाँ पे लिखा है उसी को हम रीफ्रेज करके लिख रहे हैं। पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस कन्वेंशनली बनता है उसके अंदर आप कॉस्ट को क्लासिफाई नहीं करते इनटू वेरिएबल एंड फिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। आप वो जो प्रोडक्शन और ऑपरेटिंग कॉस्ट है एज इट इज़ उसमें से माइनस करते हैं, वो सारी ही माइनस करेंगे लेकिन हम क्लासीफाई करके माइनस करेंगे। 5800 है जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया, ये जो रेड कलर से है, और ये जो हमारी बाकी कॉस्ट है ये फिक्स्ड वाली 1000 है, 100 है और 200 है, तो यानी 1300 की हमारी फिक्स कॉस्ट है। अगर हम ये 1300 की फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट सेम निकल रहा है। यानी चाहे हम जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार है उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, चाहे जो अभी हमने ये तरीक़ाकार डेवलप किया इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट तो वही निकल रहा है। फ़र्क क्या है दोनों मेथड्स के अंदर कि पहला जो मेथड था, जो तरीक़ाकार आप यूजुअली फॉलो करते थे, उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जा रहे हैं वो नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर करके माइनस करें, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जबकि ये दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये बन रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। इस 5800 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ कॉस्ट है, कुछ नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी है। रेड वाली मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये 500 और 300 ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये नेचर वाइज वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे जो कॉस्ट माइनस कर रहे हैं वो वाया क्लासिफाइंग इट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कंपोनेंट, यानी हम कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन इस प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉस्ट नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट है। तो हम वही वाली सारी कॉस्ट ये पहले वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ये सारे एक्सपेंसेस हम सेल से माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, दूसरे वाले में भी यही सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं लेकिन हम लिखने का तरीक़ाकार डिफरेंट ऑफ करते हैं। तो ये तरीक़ाकार क्यों डेवलप हुआ अब हमने ये समझना है, और दूसरी बात हमने ये समझनी है कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो ग्रॉस प्रॉफिट वाला टर्म तो आप पहले भी सुनते रहे हैं। अब मैं ये चीज़ पहले तो ये समझाया है कि दोनों तरीक़ों से बनाएंगे रिज़ल्ट सेम होगा। मैं यहाँ पे अब अपनी एक मिसाल लेता हूँ और उस मिसाल के साथ मैं फिर आगे चलूँगा ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी में आ सकें अकॉर्डिंगली। मैं ये कुछ 2-4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी हो सके। जी फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि हम जी कुछ, अभी ये मैं रेस कर रहा हूँ सारा जी। चले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं फ़र्ज़ करता हूँ जी हमारे इदारे के अंदर सिर्फ एक यूनिट बनाया जा रहा है, सिर्फ 1 यूनिट ओनली, ठीक है। एक यूनिट अगर हम बना के बेचते हैं तो हमारी जो सेल प्राइस है, एक चीज़ जो हम बना के बेच रहे हैं उसकी सेल प्राइस मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ है 1 यूनिट। जो भी हम लाइक एक चेयर बना रहे हैं वो 1000 रुपये की बिकती है, और उसको बनाने पे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो 600 रुपये की है। रिजल्ट जो जिसका नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये नाम क्या है यही समझना हमने, ये 400 रुपये हमें नज़र आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि 10,000 रुपये की हमारी कॉस्ट है, सॉरी 10,000 रुपये की हमारी कॉस्ट है, तो हमारा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस निकल रहा है 9600। अगर हम एक की बजाय 2 यूनिट बनाएं तो क्या होगा? अगर हम 2 यूनिट बनाएंगे तो हमारी सेल जो होगी वो 1000 एक यूनिट की सेल प्राइस थी, 2 के बदले में फिर हमें इसका मतलब 2000 मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट थी? जो कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। 600 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट थी, अगर 2 बनाएंगे तो कॉस्ट 600 नहीं बल्कि 1200 हो जाएगी। ये रिजल्ट जो निकला ये 800 है, इसका नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यही हमने समझना है। फिक्स कॉस्ट अगेन 10 की 10,000 ही रहेगी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो यूनिट्स या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन लेवल चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है।
तो 10 की 10,000 ही हमारा नुकसान पहले 9600 था, ये नुकसान कम होके 9200 पे चला गया। चलें अज्यूम करते हैं कि अगर हम 2 की बजाय 3 यूनिट बना लें तो क्या होगा। हमारी सेल प्राइस 1000 एक यूनिट की है, 3 के लिए 3000। हमारी सेल प्राइस 600 एक यूनिट की, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 600, अगर 3 बनाएंगे तो 1800। और हमारी फिक्स कॉस्ट अगेन 10 की 10,000 कांस्टेंट रहेगी, तो हमारा लॉस फिर कम हो गया। अगर आप गौर करें तो हमारा लॉस 9600 से 92 से 88 पे गया। चलें एक और रिज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ नहीं बना रहे, 0 यूनिट्स बना रहे हैं, तो हमारी सेल 0 की होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 0 चीज़ें बनाएंगे तो 0 ही वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ज़्यादा, कम करने से कम हो जाती है। अभी कर्व भी आपको शो किया था, तो रिज़ल्ट भी 0 है। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें, कुछ ना भी बना रहे हों तो भी हमें 10,000 की फ़िक्स कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, 10,000 का नुकसान है। तो यहाँ से अंडरस्टैंड करें जी, जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के नतीजे में, हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के नतीजे में अगर आप गौर करेंगे तो आपका 10,000 से नुकसान कम होके कितना हो गया, 9600। अगर हम फिर बात करें तो आपका नुकसान अगले एक और यूनिट बनाने के नतीजे में 400 मज़ीद कम हो गया है। यानी आप अगर एक और यूनिट बना रहे हैं, एक की बजाय 2 बना रहे हैं, तो नुकसान 9200 पे चला गया है। अगर आप एक और बनाते हैं तो आपका नुकसान कम होके 8800 पे चला गया है। तो अगर आप गौर करें, हर एक्स्ट्रा यूनिट आपके नुकसान को कम करता जा रहा है, और कितना कम कर रहा है, 400 रुपया। ये 400 रुपया क्या भला है जिसका नाम हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रख रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब यानी मैं, चले अगर इस बात को कुछ यूँ भी कहूँ पहले, कि ये जान हमारी नुकसान से नहीं छूटनी जब तक हमारी ये फिक्स कॉस्ट हम एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, कवर नहीं कर लेते। यानी 10,000 की फिक्स कॉस्ट थी, कुछ नहीं बनाया तो नुकसान 10,000 का। हमारी 10,000 की फिक्स कॉस्ट थी, एक यूनिट बनाया तो नुकसान कम होके 9600 पे चला गया। हमने एक और यूनिट बनाया तो नुकसान 10,000 से कम होके 9200 पे चला गया। एक और बनाया तो 8800 पे, तो नुकसान कम होता जा रहा है। हर एक्स्ट्रा यूनिट हमारे नुकसान को 400 रुपये से कम कर रहा है। नुकसान से जान कब छूटेगी, जब सारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। यानी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही होगा जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज 400 है तो नुकसान 9600 हो गया, 800 है तो नुकसान 9200, 1200 है। यानी अगर एक वक्त ऐसा आ जाए यहाँ पे 10,000 और 10,000 हो तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में नुकसान ज़ीरो हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिफाइन किया रहता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ दैट अमाउंट विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल यूनिट टुवर्ड्स कवरिंग द फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए एक यूनिट जितने पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम देते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एन अमाउंट विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल यूनिट टुवर्ड्स कवरिंग द फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर होगी तो जाके हमारा ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन होगा। और ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट या नो लॉस की सिचुएशन है। अगर हम ये पता करना चाहें कि 10,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, हम यहाँ पे रिजल्ट ज़ीरो चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 10,000 रुपये ही अर्न करना पड़ेगा, तो जाके ये ज़ीरो होगा। तो वो पॉइंट, यानी वो कितने यूनिट्स यहाँ पे बेचे जाएं कि हमारा प्रॉफिट ज़ीरो या लॉस ज़ीरो हो जाए, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट का नाम देते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉजिकली अगर समझें, एक यूनिट हमें कितने कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, 400। अगर 2 यूनिट देखेंगे तो 800, लेकिन पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, 400। बिकॉज 800 को 2 यूनिट से डिवाइड करेंगे। 1200 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कितने यूनिट्स ये दे रहे हैं, 3। डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फिर 400। तो 400 रुपया ही वो अमाउंट है जो हर यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है
टुवर्ड्स कवरिंग द फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि हमें कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए कि हमारा जो 10,000 की फ़िक्स कॉस्ट है वो कवर हो जाए, तो इसका मतलब हमें 10,000 की फ़िक्स कॉस्ट कवर करने के लिए टोटल कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करना पड़ेगा इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000, एक यूनिट हमें कितना कंट्रीब्यूट करता है 400। अगर हम इस 10,000 को 400 से डिवाइड करें, अगर हम 10,000 को 400 से डिवाइड करें, 400 क्या है एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और 10,000 क्या है हमारा वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम चाह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचने के लिए। तो डिवाइड कर लें आप भी कैलकुलेटर पे, आपको पता चलेगा ये 25 यूनिट्स बनता है। मैंने कैलकुलेट किया, हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो 25 यूनिट अगर बना के बेचा जाए इसको साबित कर सकते हैं। 25 यूनिट अगर बना के बेचें, एक यूनिट की सेल प्राइस 1000 है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपया है, मल्टीप्लाई करें 25 से तो जवाब 15,000 आएगा। और अगर 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10,000, 10 में से 10,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। इसे आगे चलने से पहले ज़रा यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हम ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, आप पे छोड़ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हम अगर 26 यूनिट बनाएं, अगर हम 25 की बजाय 26 यूनिट बनाएं तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सोच के जवाब देना आपने, जहन में सोच लें, और अभी माइक तो ऊपर नहीं हो सकते। 26 यूनिट बना, 25 पे ब्रेक इवन हो गया, 25 पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे पहुंच गए, 25 पे यूनिट्स पे आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब हर एक्स्ट्रा यूनिट आपके प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, और कितना कंट्रीब्यूट करेगा? जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ज़रा साबित कर लेते हैं कि 26 यूनिट्स बेचेंगे तो 26,000 सेल होगी। 26 यूनिट बेचेंगे, 600 की वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,600 आएगा। 10,400 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 10,000 की फिक्स कॉस्ट है, और रिजल्ट प्रॉफिट हो गया अब आपका 400 रुपया। तो अब अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की डेफिनेशन समझें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज दैट अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल यूनिट टू कवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली। नंबर वन, पहला काम उसका ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट को कवर करना है। वंस द फिक्स कॉस्ट इज कवर्ड देन वही अमाउंट प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन is that amount which is contributed by a single unit towards cover the fixed cost of organization firstly and then towards profit। वही अमाउंट प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। 27 यूनिट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ना भी बनाए तो हम 1 मिनट में आंसर कर सकते हैं कि 27 यूनिट बना के 25 यूनिट में ब्रेक इवन हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। कितने यूनिट 25 से एक्स्ट्रा बना रहे हैं? 2। हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 400 रुपये। तो आपका प्रॉफिट 800 रुपये का होगा। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना भी लें तो इस बात को साबित कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने ये 25 यूनिट आपके सामने निकाला, इसको निकालने का एक तरीकाकार क्या किया मैंने कि जितना रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस चाहते हैं तो आपका रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर है आपकी फिक्स कॉस्ट के। जितना टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको डिवाइड कर दिया हमने एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकला है। अब ये फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जा सकता है यूनिट्स में। तरीकाकार क्या है? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आप, सी एन स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हमारी मिसाल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है इसमें फिक्स कॉस्ट 10,000 है और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 400 है। अगर आप यहाँ पे लिख के भी सॉल्व करना चाहें तो यू कैन डू इट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 डिवाइडेड बाय, अगर 400 किया जाए तो जवाब 25 आ रहा है,
यानी 25 यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा। हम इसको लॉजिकली प्रूव कर चुके हैं और प्रूव करके इसको लेके चल सकते हैं। तो ये तरीकाकार फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट का सीएम पर यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है इतना ही हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इसीलिए फिक्स कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू रिक्वायर्ड टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी टोटल रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बता देगा कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं कि हम उतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अचीव कर लेंगे, जिससे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है जी CM रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ये वैसे ही है जैसे आप पहले कैलकुलेट करते रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सेल्स से डिवाइड किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप किसी भी लेवल पे पकड़ लें, ये ज़रूरी नहीं है 1 यूनिट पे पकड़ें, 2 पे पकड़ें, 3 पे, परसेंटेज वही रहेगी। मैं आपके सामने कर भी देता हूँ, आपको समझ आ जाए। यानी 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे तो 40% बनेगा। 800 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, सेल प्राइस 2000 है, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, 40% ही बनेगा। आप खुद भी कर सकते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन वही आपका 40% ही बनेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप रेशो निकाल सकते हैं किसी भी लेवल पे। लाइक मैं अभी 1 यूनिट के लेवल पे अगर निकालूं तो इज इक्वल टू मेरा जो कंट्रीब्यूशन जी मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो 400 और 1 यूनिट की कॉस्ट है वो 1 यूनिट की जो सेल प्राइस है वो 1000 है। मैं मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो ये 40% बन रहा है, 40%। सो मैं यहाँ पे चीज़ें दोबारा अरेज करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ लिखता हूँ, इस बात को समझिएगा कि अगर जी मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखता हूँ। मुझे ये पता चला कि ये मेरा जो है ये 40% है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है जी। जी ये मेरा अगर 40% है तो सवाल ये है कि ये जो मेरे ये सेल का 40% है, जिसका मतलब सेल मेरी 100% है। अगर ये 40% है तो क्या हम इसे 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जवाब येस में है। इस 10,000 को 40 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर लें, मीन दूसरे लफ्ज़ों में 40% से डिवाइड कर देंगे तो आप 100% वाली वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। तो 10,000 को अगर आप 40% से डिवाइड करें 0.4 बनता है। अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो वो 25,000 बनेगा। 25,000 अगर ये है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमें नहीं बताएगा तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। ये 15,000 है और अगर 10,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 की फिक्स कॉस्ट है तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आया कि 25,000 रुपयों की सेल की जाएगी तो ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली एन अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है? वही फिक्स कॉस्ट जैसे अभी मैंने कहा कि 10,000 की है, इसको डिवाइड किया मैंने 40% से। वो 40% कहाँ से आया? CM रेशो। तो मैं यहाँ पे लिख के आपके सामने कर देता हूँ। फिक्स कॉस्ट है हमारी 10,000 डिवाइडेड बाय 0.40 मैं लिख रहा हूँ, जो कि 40% का मतलब 40/100, तो वो 0.40 बन जाएगा। डिवाइड किया तो ये 25,000 रुपयों की डॉलर की अमाउंट में ये सेल निकली है। ये 25,000 की सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन के हवाले से डिस्कशन है। मैं ये जो मटेरियल है जो मैंने ये सॉल्व किया, ये सब कुछ आपके साथ शेयर भी करता हूँ। और अभी कुछ आपको जो लास्ट डे मैंने आई थिंक मैंने ग्रुप के अंदर आपको भेजा हुआ है कुछ CVP एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई डोंट नो कि आपने वो देखे हैं या नहीं देखे। अगर नहीं भी देखे तो आप लोगों का पहला काम ये है, किताब के अंदर से जो चैप्टर नंबर 5 है CVP एनालिसिस का, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख के किया, आप वहाँ से पढ़ेंगे और करेंगे, और करने के बाद कल हम उन सवालों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे।
मैं ये तरीकाकार आपके सामने आ गया, तो आई विल आस्क यू कि मैं ये नंबर 1 वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ या आपको कहूँ कि आपका किसी का सवाल है तो आप वो सवाल कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व किया। मैं अभी किताब शेयर करके भी यहाँ पे एक दो सवाल आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। लेट मी टेक योर क्वेश्चंस फर्स्ट। जी हैंड रेज ऑप्शन जी रिमूव कर दी गई है। आप लोग कल से ऑनवर्ड जब क्लास में एंटर हों तो अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों ने लिखा हो, अगर नहीं लिखा होगा तो क्लास में एंट्री अलाउड नहीं होगी। और वंस ये चीज़ें सेटल हो जाएंगे देन हम आपको जवाब दे देंगे। शायद वो ऑप्शन रिस्टोर कर दी जाए। जी ये जो MCQs वगैरह है मैं देख के बताता हूँ जी। हैंड आउट का सेकंड पॉइंट एलेबोरेट कर दें। हैंड आउट कौन सा वाला कोमल आप बताएं, किस हैंड आउट की बात हो रही है जी। और हैंड रेज का ऑप्शन, ये इन सवालों के मैंने क्या जवाब देने हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड एंड FOH कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन जेंटलमैन उसामा रशीद। क्वेश्चन ये हो सकता है कि पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। ये भी मैंने डिस्कशन नहीं की बट आई विल डिस्कस इट टुमारो। पीरियड कॉस्ट का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कॉस्ट लग रही है जिसका प्रोडक्ट से रिलेशनशिप नहीं है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है उसको हम पीरियड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिन्हें कहते हैं, ये एक पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिए जाते हैं। ये पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते, पर प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। जो कॉस्ट पर प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होती उसे हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और जो आपने कहा बाकी डिटेल में पीरियड प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, ये इस पे कल भी डिस्कशन हमारी होगी जी। जी जी कोई तंजील रहमान साहब ने कहा कराची में नमाज के टाइम में मैंने कल बताया था कि आप लोग अपनी ब्रेक 5 मिनट के लिए क्विकली करके नमाज पढ़ लिया करें और ज्वाइन कर लिया करें जी। जी एक साहब ने लिखा जी किसी एक ने बदतमीज़ी की तो सज़ा सबको देंगे, आप लोगों को ख़ुद से इंसानों वाला बिहेवियर ऑप्ट करना है। मैं आई एम पर्सनली वेरी मच विलिंग कि मैं सवाल लाइव लूँ और उनका लाइव जवाब दूँ। मैंने डे 1 से ये किया, मे बी और टीचर्स ऐसा ना करते हों बट मेरी आदत है, मैं करता हूँ। तो आपको ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है, मैनेजमेंट शायद आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर कर ले जी। ये ऑन रज़ा साहब ने कहा था। जी इफ़ वी सेल 25 यूनिट तो उन्होंने कहा जी वी विल बी ऑन ब्रेक 1 पॉइंट। ठीक हो गया जनाब, आपने जवाब दिया है। डेफिनेशन मैंने बता दिया हमजा इकबाल कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ दैट अमाउंट व्हिच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल यूनिट टुवर्ड्स कवरिंग द फिक्स कॉस्ट एंड देन टुवर्ड्स प्रॉफिट। जी जवाब दिया हुआ है कुछ लोगों ने कि 25 यूनिट पे ब्रेक इवन होगा, फाइन। अगर 26 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, इसका किसी ने जवाब दिया है, एंड सो ऑन जी। और फिर लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। जेनेटोरियल कॉस्ट, अगर तो जेनेटोरियल कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही है हमारा, तो जेनेटोरियल कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। और अगर वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रही तो उसका मतलब फिक्स कॉस्ट है। अदरवाइज अगर चेंज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट है। ये नेचर पे डिपेंड कर, और यूजुअली वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से जेनरेटर जो होते हैं उनकी सैलरी का ताल्लुक नहीं होता। जी हैंड रेज की ऑप्शन अदनान जफ़र साहब हो जाएगी अगर ज़िंदगी रही तो। जी बुक से कोई क्वेश्चन करवा दें जी, मैं बुक खोल रहा हूँ और वहाँ से एक सवाल पढ़ देता हूँ जी, ठीक है।
जी ये मेरे ख्याल में स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ये चैप्टर 5 है आपकी किताब से। जी तो मैं उसमें से अब क्योंकि एक्सरसाइज वाले पेज पे जाऊंगा और वहाँ से इस चीज़ को एलाबोरेट कर दूंगा किसी एक आध सवाल से। बाकी आप खुद पढ़ेंगे और सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी सारी डिस्कशन हुई इन डिटेल उससे आसानी भी होगी और चीज़ें इंशाल्लाह समझ भी आएंगी। जी अब ये रैंडम ही है, कोई मैंने एक्सरसाइज जैसे मेरे सामने ये 5-6 नंबर एक्सरसाइज है, ये नज़र आ रही है। ब्रेक इवन एनालिसिस, मोरो प्रोडक्ट्स distributes a single product, a woven basket whose selling price is $15 पर यूनिट, $15 पर यूनिट उसकी सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 12 पर यूनिट है। तो यहीं पर रुक के वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर पर यूनिट निकालना चाहें तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15 माइनस 12 $3 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंपनी का मंथली फिक्स एक्सपेंस 4200 है। अब आप ज़ुबानी कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला मैंने आपके सामने या तरीकाकार लिखा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिखा हुआ है। कैलकुलेट कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट करें इन यूनिट सेल्स। यूनिट सेल का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आप कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और करें। 4200 आपकी फिक्स कॉस्ट है, 4200 को आप डिवाइड करेंगे 15 माइनस 12 $3 का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1400 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा। अगला क्वेश्चन पार्ट है कैलकुलेट कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट एंड डॉलर सेल्स, डॉलर में अमाउंट में बताएं। तो उसके लिए तरीकाकार ये था कि फिक्स कॉस्ट को CM रेशो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से डिवाइड करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या है हमारी, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा पर यूनिट, वो ₹3 है। और रेशो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स, 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 20% बनता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो अमाउंट में कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट 4200 डिवाइडेड बाय 20%, 20% से डिवाइड करने का मतलब 0.20 यानी 120, तो ये डिवाइड करेंगे तो 21,000 बनेगा डॉलर, 21,000, $21,000 पे ब्रेक इवन आपका हो रहा है। आगे लिखा हुआ है द कंपनीज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 600, अगर 600 से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, 4200 थी पहले, अब 600 से बढ़ के 4800 हो जाए, would be what would be become the new break even point in units and in dollar sales, again कैलकुलेट करें। अब फिक्स कॉस्ट 4200 की बजाय 4800 है, 4800 को डिवाइड करें, $3 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, तो 1600 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा। और अगर आपके अमाउंट में निकालना है तो 4200 की बजाय 4800 और डिवाइडेड बाय 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाला था, तो अब रिजल्ट जो है वो 24,000 हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल भी इसी तरह के हैं, ये लिखा हुआ है कंप्यूट करें जी ये CM रेशो कैलकुलेट करें। तो CM रेशो आप कैलकुलेट करेंगे, लिखा हुआ है कंपनी ने 50,000 यूनिट्स बेचे, 2 लाख उसकी सेल्स है, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस 1,20,000 है, फिक्स एक्सपेंस 65,000 है। तो अगर आप पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं तो 2 लाख माइनस 1,20,000 80,000। पहली रिक्वायरमेंट है कंपनी की कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट करें, तो 80,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है डिवाइडेड बाय सेल्स 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, फॉर्मूला जैसे मैंने शेयर कर दिया। और कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड चेंज इन कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ इट इंक्रीज टोटल सेल्स बाय 1000, $1,000 से सेल बढ़ जाए तो क्या होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, पहले सेल्स 2 लाख की है और 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास 80,000, 80 में से 65,000 माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 15,000 है जी। और अगर आप नई प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो 1,000 रुपये आपकी सेल प्राइस में बढ़ जाएगा, तो 2,01,000 हो जाएगा, 2,01,000। एंड देन आप उसमें वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। तो यही बात पहले आपको समझाई थी शॉर्टकट कि अगर आपकी सेल बढ़ जाए
तो सारी की सारी जितनी सेल बढ़ी है प्रॉफिट में ऐड नहीं होना, उसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट में ऐड होना है। तो सीएम रेशो हमने कैलकुलेट की, 2 लाख हमारा सॉरी सेल प्राइस है और 1,20,000 हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है। 80,000 को हमने डिवाइड किया था 2 लाख से, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बना था। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है। इसका मतलब अगर 1,000 से हमारी सेल बढ़ जाएगी तो 1,000 का 40% हमारे प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में 400 हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी ये कर सकते हैं और भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं में ग्राफ बनाने को कहा गया तो अभी आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, अभी आप सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशंस की बुनियाद पे सॉल्व करेंगे। ये अगेन उसी तरह से सवाल है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स बताइए, वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग इनकम। What would be the revised operating income per month if the sale volume increases by 100 यूनिट? आप 100 पहले 10,000 यूनिट है, अब 10,000 की बजाय 10,100 हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करें। अगर आपका जी व्हाट वुड बी द रिवाइज ऑपरेटिंग इनकम पर मंथ इफ सेल वॉल्यूम डिक्रीज बाय 100 यूनिट, यानी 10,000 की बजाय आपका सेल वॉल्यूम 9900 पे आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। उसमें सेल्स में चेंज आएगा, वेरिएबल एक्सपेंस में चेंज आएगा, लेकिन फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट वुड बी द रिवाइज नेट ऑपरेटिंग इनकम पर मंथ इफ सेल वॉल्यूम इज 9,000, तो 9,000 यूनिट के हिसाब से बनाएं। तो सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंस में तो चेंज आएगा लेकिन फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा। तो ये इसी तरह से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी हमने आज डिस्कस नहीं की, बट वी विल डिस्कस टुमारो। तो आप एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ें, उसमें जो क्वेश्चन है उसको भी कल आप रेज कर सकते हैं, और इसके अलावा इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। ये जो मटेरियल है रेलेवेंट मीन जो एक्सेल फाइल है इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है वो मैं शेयर कर दूंगा। आपने यहाँ से चलते जाना है, जिसकी समझ नहीं आए उस पर मार्क लगा लें कि क्या समझ नहीं आया, वो कल आप पूछ सकते हैं। और एल्स वाइज आप करते रहें, जो होते जाएंगे, दैट्स ऑल। बाकी इंशाल्लाह फिर कल यहाँ से ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं मटेरियल जो है जो एक्सेल फाइल है ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।